हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के बारे में और लर्निंग के बारे में कि टीचिंग लर्निंग जो कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंदर उसका मीनिंग क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं और प्रिंसिपल्स क्या हैं लर्निंग के, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो PDFs प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो आप इस चैनल के माध्यम से PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक की अगर हम बात करें तो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस आज का हमारा टॉपिक है। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को हिंदी में हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहते हैं। इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि टीचिंग किसे कहते हैं, लर्निंग किसे कहते हैं और प्रोसेस किसे कहते हैं। टीचिंग अर्थात शिक्षण, तो शिक्षण के बारे में हम बात कर लेते हैं। टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग सिचुएशंस इन विच द थिंग्स टू बी लर्नड आर कॉल्ड to the attention of the learners. Their interest is developed, desire aroused, conviction created, action promoted and satisfaction ensured। अगर हम शिक्षण की बात करें तो शिक्षण एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो सिचुएशंस हैं यानी कि जो परिस्थितियां हैं उनको व्यवस्थित किया जाता है। अब व्यवस्थित करने से क्या होगा कि व्यवस्थित करने से जो लर्नर्स का अटेंशन है अर्थात उनकी जो ध्यान है उसको हम आकर्षित कर सकते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो इंटरेस्ट को हम डेवलप कर सकते हैं, उनकी जो रुचि है उसको विकसित कर सकते हैं। डिजायर को हम अर्थात इच्छा को हम जागृत कर सकते हैं। कन्विक्शन क्रिएटेड अर्थात दृढ़ विश्वास को पैदा करते हैं। एक्शन प्रमोटेड अर्थात जो कार्रवाई है उसको बढ़ावा दिया जाता है। और सेटिस्फैक्शन इंश्योर्ड अर्थात जो संतुष्टि होती है उसको सुनिश्चित किया जाता है। तो टीचिंग की अगर हम बात करें इन शॉर्ट कि टीचिंग किसे कहते हैं, तो टीचिंग मीन्स अरेंजिंग द सिचुएशंस। ठीक है, हम जब सिचुएशंस को यानी परिस्थितियों को इस तरीके से अरेंज करें कि वो लर्नर्स का अटेंशन प्राप्त कर सकें, लर्नर्स को मोटिवेट कर सकें, लर्नर्स में इंटरेस्ट जगा सके, लर्नर्स में कन्विक्शन को भी क्रिएट कर सके कि कन्विक्शन अर्थात जो दृढ़ विश्वास है, दृढ़ इच्छा शक्ति है वो जागृत हो जाए, दृढ़ विश्वास पैदा हो जाए, उसके अंदर रुचि पैदा हो जाए। इसके बाद अगर हम बात करें तो डिजायर को कहते हैं हम पैदा कर सकते हैं अर्थात जो इच्छा है उसको जागृत कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और है एक्शन। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि एक ऐसा वातावरण बनाना है, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति को क्रिएट करना है जिससे कि जो लर्नर्स हैं उनको हम प्रमोट कर सकें। क्लियर, उनका जो अटेंशन है उसको हम ले सकें। अटेंशन अर्थात ध्यान को आकर्षित कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें, प्रेरणादायी बना सकें, उनका इंटरेस्ट को जगा सकें अर्थात रुचि को विकसित कर सकें, कन्विक्शन को अच्छा कर सकें। कन्विक्शन मतलब आपका जो दृढ़ विश्वास है, दृढ़ इच्छा शक्ति है उसको हम पैदा कर सकें, उसको डेवलप कर सकें। इसके बाद डिजायर आपकी जो इच्छाएं हैं उनको आप जागृत कर सकें। उनका जो एक्शन है अर्थात उस काम को, जिस चीज़ को आप सिखा रहे हो उसको वो एक्शन में लेकर के आएँ, कार्रवाई भी करें उसके ऊपर। और एट लास्ट अगर हम बात करें तो सेटिस्फैक्शन भी उनको प्रदान कर सकें। तो ये जो चीज़ है इसको हम क्या कहेंगे, शिक्षण कहते हैं। तो शिक्षण का काम क्या है, अरेंजिंग द सिचुएशंस। इन द शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं पर्पज ऑफ टीचिंग इज़ नॉट टू इन्फॉर्म बट टू ट्रांसफॉर्म। अगर हम टीचिंग के बारे में बात कर रहे हैं और टीचिंग का ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें कि उद्देश्य क्या होता है टीचिंग का, तो टीचिंग का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हमें इन्फॉर्म करना है, हमें केवल सूचना नहीं देना है, बल्कि हमें ट्रांसफॉर्म करना है अर्थात उनके अंदर परिवर्तन लेकर के आना है। तो उसे हम कहेंगे कि दैट इज़ टीचिंग। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नॉलेज है उस नॉलेज को आप केवल लर्नर्स तक पहुंचा दें। इन्फॉर्म कर दिया आपने, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई। नहीं, हमें
इन्फॉर्म ही नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, उसको परिवर्तित करना है, बदलना है, चेंज करना है। तो पर्पज़ ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें तो वन लाइन में हम कहते हैं टीचिंग को डिफाइन कर सकते हैं कि पर्पज़ ऑफ टीचिंग इज नॉट टू इन्फॉर्म बट टू ट्रांसफॉर्म। मतलब शिक्षण का उद्देश्य सूचना देना नहीं बल्कि परिवर्तन करना है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं सेकंड टर्म के बारे में, और सेकंड टर्म इज लर्निंग। लर्निंग अर्थात अधिगम। लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल थ्रू वंस ऑन एफर्ट्स एंड एबिलिटी चेंज हिज बिहेवियर। अर्थात अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों और क्षमताओं के माध्यम से अपने व्यवहार में परिवर्तन लेकर के आता है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे कि लर्निंग इज अ प्रोसेस। और लर्निंग कौन सी प्रोसेस है? लर्निंग इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस का अर्थात का मीनिंग क्या है कि फ्रॉम बर्थ टू डेथ, आपके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत व्यक्ति क्या करता है? सीखता रहता है, लर्निंग की प्रक्रिया में रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ वो नया सीखता है। और इसमें क्या होता है, इसमें वो अपने स्वयं के जो कहते हैं उसके खुद के ओन एफर्ट्स हैं, खुद की जो क्रियाएं, खुद के जो प्रयास हैं और एबिलिटीज अर्थात जो क्षमताएं हैं उनके माध्यम से वो क्या करेगा? ही विल चेंज हिज बिहेवियर। अर्थात वह व्यक्ति अपने व्यवहार को परिवर्तित करेगा। तो व्यवहार में परिवर्तन लेकर के आना वो भी अपने एफर्ट के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा और अपनी क्षमताओं के द्वारा, इसको हम कह सकते हैं कि ये लर्निंग है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेस के बारे में, जो हमारा थर्ड टर्म है। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस मीन्स अ कोर्स ऑफ प्रोसीजर, समथिंग दैट ऑकर्स इन अ सीरीज ऑफ एक्शंस और इवेंट्स कंडक्टिंग टू द डिजायर्ड एंड। क्लियर। प्रक्रिया का अर्थ क्या है कि प्रक्रियाओं का एक क्रम, कुछ ऐसा जो क्रियाओं या घटनाओं की एक श्रृंखला में होता है और जिसका एक वांछित अंत होता है। क्लियर। यानी अगर हम कहें तो एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से होकर के आप गुजरेंगे और वो कहाँ तक गुजरना है आपको? डिजायर्ड एंड तक। आपने जो सोच रखा है कि ये अंत होना चाहिए, मतलब अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए कुछ प्रोसीजर से होकर के आप गुजरेंगे, और वो जो प्रोसीजर्स हैं दैट विल बी कॉल्ड द प्रोसेस। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं सीरीज ऑफ एक्शंस भी हम कह सकते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स भी हम कह सकते हैं। अर्थात क्रियाओं और घटनाओं की एक श्रृंखला है। दिस इज़ द चेन। क्या है? चेन है। ठीक है। चेन में जैसे कि एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी रहती है, वैसे ही क्या है कि इसमें क्या होंगे? एक्शंस होंगे या इवेंट्स होंगे, यानी कुछ क्रियाएं होंगी या घटनाएं होंगी जिनकी एक चेन है जो कि कहाँ तक लेकर के जाएंगी? डिजायर्ड एंड तक लेकर के जाएंगी, अर्थात आपके वांछित अंत तक लेकर के जाएंगी। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की अगर हम बात करें कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कुछ सिचुएशंस को अरेंज करना, सिचुएशंस को आप अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद में क्या है कि एफर्ट किए जाएंगे, एबिलिटीज होंगी, और उसके द्वारा क्या होगा? उसके द्वारा हम एक प्रोसेस से होकर के गुजरेंगे, चेन से होकर के गुजरेंगे, सीरीज से होकर के गुजरेंगे, और उसके द्वारा हम क्या करेंगे? कुछ नया सीखेंगे। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें तो इसे जेपी लिगन्स ने, जेपी लिगन्स हैं, उनके द्वारा 1961 में बताया गया था। तो ये आप याद रखना कि जेपी लिगन्स ने 1961 में एक्सप्लेन किया था टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग के बारे में, अर्थात सीखने की विशेषताएं क्या है। तो नंबर 1 इज लर्निंग इज ग्रोथ लाइक एंड कंटिन्यू, यानी सीखना क्या है? विकास की तरह है और निरंतर प्रक्रिया है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो कभी ख़त्म नहीं होती। फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, अर्थात जन्म से लेकर के व्यक्ति जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है तब तक वो लगातार सीखता रहता है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इट शुड बी पर्पजफुल, अर्थात सीखने की विशेषता क्या है कि एक उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट होता है तभी व्यक्ति सीखता है, तो उद्देश्यपूर्ण होता है। थर्ड इज
इट इन्वॉल्व्स एप्रोप्रिएट एक्टिविटी बाई लर्नर्स, अर्थात शिक्षार्थियों के द्वारा उपयुक्त गतिविधि इसमें शामिल हो जाती है। एप्रोप्रिएट जो एक्टिविटी है यानी उपयुक्त जो गतिविधि है उसमें शिक्षार्थी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे कि टीचिंग में क्या होता है, टीचिंग में हम अरेंज करते हैं सिचुएशंस को, तो उन सिचुएशंस में जब लर्नर शामिल हो जाता है, एप्रोप्रिएट एक्टिविटी में जब शामिल होता है तो वो कुछ नया सीखता है। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग है। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इट मस्ट बी चैलेंजिंग एंड सेटिस्फाइंग। लर्निंग जो है हमेशा चैलेंजिंग होनी चाहिए और सेटिस्फाइंग होनी चाहिए। चैलेंजिंग इसलिए ताकि बोरियत महसूस ना हो, आप बोर हो जाएंगे जल्दी अगर चैलेंजिंग नहीं होगा तो। ठीक है, और सेटिस्फाइंग क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब तक लर्नर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक उस लर्निंग को कंप्लीट नहीं माना जाएगा कि ये आप जो सीख रहे हैं, सीखने की जो प्रक्रिया चल रही है, जो प्रोसेस हो रही है, दैट विल नॉट बी कंप्लीट। उसको हम नहीं कहेंगे कि वांछित अंत नहीं मिला है हमें। जिस प्रोसेस की हम बात कर रहे थे कि डिजायर्ड एंड चाहिए, वो डिजायर्ड एंड नहीं मिलेगा, तो सेटिस्फैक्शन मिलना बहुत आवश्यक है। इसके बाद नंबर 5 पॉइंट की बात करें तो इट मस्ट रिजल्ट इन फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग, यानी इसके परिणाम स्वरूप क्या होना चाहिए कि कार्यात्मक समझ बढ़नी चाहिए, फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए कि वो कार्यात्मक जो समझ है उसको बढ़ा सके। एक्सटेंशन के परिप्रेक्ष्य में हम इसकी अगर बात करें तो अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज या आइडिया शेयर कर रहे हैं विद द फार्मर्स, तो वो फार्मर ऐसा ना करे कि केवल उसे अपने माइंड तक रखे, बल्कि उसे एक्शन में भी लेकर के आए, फंक्शन में भी लेकर के आए, उसके ऊपर काम भी करे, तो हम कहेंगे कि फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ना चाहिए। इसके बाद नंबर 6 पॉइंट की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल वेरिएशंस एग्जिस्ट इन देयर लर्निंग एबिलिटी, यानी व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं वो उनके सीखने की क्षमता में मौजूद होती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लर्निंग के हैं, अर्थात सीखने के अधिगम की जो विशेषताएं हैं वो हैं। अब हम बात कर लेते हैं लर्निंग सिचुएशंस के बारे में, अर्थात सीखने की स्थिति क्या होती है। तो सीखने की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें, पहली बात तो ये समझते हैं कि सीखने की जो स्थिति है उसे कहते क्या हैं। तो ए लर्निंग सिचुएशन इज कंडीशन और इन्वायरमेंट इन विच ऑल द एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर प्रमोटिंग लर्निंग, अर्थात सीखने की स्थिति एक ऐसी स्थिति या वातावरण है जो सीखने को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सभी तत्वों को क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा और फैसिलिटेट करेगा इन द लर्निंग प्रोसेस, अर्थात सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए मौजूद होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं, तत्व ऐसे हैं जो कि प्रमोट करेंगे लर्निंग को। ठीक है, हमें क्या करना है, लर्निंग को प्रमोट करना है, और क्या करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे लर्निंग प्रोसेस को, जो प्रक्रिया है सीखने की वो कहते हैं सुविधाजनक हो सके। तो अगर हम बात करें तो देयर इज 5 एलिमेंट, क्लियर। नंबर 1 इज इंस्ट्रक्टर, अर्थात प्रशिक्षक। नंबर 2 इज लर्नर, अर्थात शिक्षार्थी। नंबर 3 इज सब्जेक्ट मैटर, अर्थात विषय वस्तु। नंबर 4 इज फिजिकल फैसिलिटीज, अर्थात भौतिक सुविधाएं। नंबर 5 इज टीचिंग मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स, अर्थात शिक्षण सामग्री और उपकरण। सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो प्रमोट करेंगे लर्निंग को और फैसिलिटेट करेंगे लर्निंग प्रोसेस को, ये प्रेजेंट होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, लर्निंग सिचुएशन, यानी सीखने की परिस्थिति क्या होती है। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे ये पिक्चर देख रहे हैं, तो इस पिक्चर में क्या है, आपका जो फर्स्ट है इंस्ट्रक्टर कह लो, टीचर कह लो, एक्सटेंशन वर्कर कह लो, साइंटिस्ट कह लो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर भी हो सकता है, यहाँ पे टीचर भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है। तो ये क्या है, इंस्ट्रक्टर के रूप हैं, अर्थात प्रशिक्षक कोई भी हो जो शिक्षा दे रहा है। क्लियर। सेकंड क्या हो जाएगा आपका, लर्नर, लर्नर आपका यहाँ पे है। इसके बाद 3rd है आपका सब्जेक्ट मैटर। इसके बाद 4th है आपका फिजिकल फैसिलिटीज। इसके बाद 5th है आपका टीचिंग मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स। अब आप इस पिक्चर को देख करके एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जो लर्नर है दैट इज क्या है, की एलिमेंट है। ये इस मॉडल का, इस पिक्चर का की एलिमेंट है, यानी कि ये टीचर से भी डायरेक्ट जुड़ा है, सब्जेक्ट मैटर से भी जुड़ा है, फिजिकल फैसिलिटीज से भी जुड़ा हुआ है, और टीचिंग जो मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं वो भी जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है, इस टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस में सबसे मेन एलिमेंट कौन है, लर्नर है।
ये सारे लोग किस लिए हैं? लर्नर के लिए हैं, ताकि लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको हम प्रमोट कर सकें और उसको फैसिलिटेट कर सकें, उसको सुविधाजनक बना सकें, ताकि जो लर्नर है वो आसानी से सीख सकें। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इंस्ट्रक्टर जो आपका प्रशिक्षक है उसको क्या क्या चाहिए। तो हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो प्रशिक्षक है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, वो स्पष्ट होने चाहिए। नंबर 2 इज नो द सब्जेक्ट मैटर एंड हैव इट वेल ऑर्गेनाइज्ड, यानी विषय वस्तु क्या है उसके बारे में उसे अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और वो व्यवस्थित तरीके से उसके पास होनी चाहिए। नंबर बी, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, यानी उत्साही हो और विषय में रुचि रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जो इंस्ट्रक्टर है उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करें तो बी एबल टू कम्युनिकेट विद द लर्नर्स, यानी कि शिक्षार्थियों के साथ में जो लर्नर है उसके साथ में संचार करने में यानी संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, एबल टू कम्युनिकेट विद द लर्नर्स, उनकी लैंग्वेज में उनको समझा सकें, कम्युनिकेशन को बेस्ट तरीके से कर सके, ये क्वालिटी भी इंस्ट्रक्टर के पास होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका अलाउ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, यानी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए, भागीदारी करने के लिए अनुमति दें, अलाउ करें। इसके बाद यूज ऑफ टीचिंग प्लान, अर्थात यह है कि एक टीचिंग प्लान का उसे यूज अवश्य करना चाहिए। अगर हम टीचिंग प्लान की बात करें तो आप बीएड बीटीसी में, डीएलएड में आपने देखा होगा कि वो टीचिंग प्लान बनाते हैं, अर्थात किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले, किसी भी चीज़ को बताने से पहले वो टीचिंग प्लान के तहत काम करते हैं, टीचिंग प्लान बनाते हैं, तब वो क्लास में जाते हैं। ऐसे ही जो एक्सटेंशन वर्कर है उसे भी एक टीचिंग प्लान को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर के पास ये भी क्वालिटी होनी चाहिए। इसके बाद बी सक्सेसफुल इन द यूज ऑफ टीचिंग मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि आप जब टीचिंग कर रहे हैं तो उस समय आप जो टीचिंग मटेरियल्स है और जो इक्विपमेंट हैं उनको अच्छे तरीके से यूज कर सकें, सफल हैं उनको यूज करने में। तो ये वाली क्वालिटी भी इंस्ट्रक्टर के पास होना चाहिए, यानी किसी भी तरीके का जो टीचिंग मटेरियल है जिसके द्वारा आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी देना चाह रहे हैं, इक्विपमेंट है जिसके द्वारा आप देना चाह रहे हैं, तो आप उसका सफल तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ हैं जो इंस्ट्रक्टर को चाहिए कि उसके पास हों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लर्नर के लिए क्या है। तो लर्नर है शुड हैव नीड फॉर इंफॉर्मेशन, सीधी सी बात है कि लर्नर को ये चाहिए कि उसे ज़रूरत है इंफॉर्मेशन की, आवश्यकता है उसे। अगर उसे आवश्यकता नहीं होगी तो लर्नर वहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा और कोऑपरेट भी नहीं करेगा। तो उसको नीड होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन की। उसके बाद बी इंटरेस्टेड, यानी रुचि होनी चाहिए उसे। अगर वो रुचि पूर्ण नहीं रहेगा तो उसको सीखने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद में शुड कैपेबल फॉर लर्निंग, यानी सीखने में सक्षम होना चाहिए। अगर वो सीखने में सक्षम नहीं है तो उसे वहाँ से सीखने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, लर्निंग की जो प्रोसेस है वो वहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो कि लर्नर के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें सब्जेक्ट मैटर, तो सब्जेक्ट मैटर की अगर हम बात करें तो पर्टेंट टू द लर्नर्स नीड, अर्थात शिक्षार्थी जो हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तु होना चाहिए। जो विषय हम चूज कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट मैटर हम ले रहे हैं, वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लर्नर, यानी कि जो शिक्षार्थी हैं उनकी आवश्यकताओं की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज एप्लीकेबल फॉर रियल लाइफ सिचुएशंस, अर्थात जो सब्जेक्ट मैटर है वो वास्तविक जीवन की स्थिति के लिए लागू होना चाहिए। अगर वो वास्तविक रियल लाइफ से अगर रिलेट नहीं कर पाएगा, अगर जुड़ नहीं पाएगा, एसोसिएट नहीं कर पाएगा, तो कहते हैं वो सब्जेक्ट मैटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, लर्नर के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो चैलेंजिंग, सेटिस्फाइंग एंड सिग्निफिकेंट टू द लर्नर। जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि चैलेंजिंग होना चाहिए, अगर चैलेंजिंग नहीं होगा तो बोरियत महसूस हो जाएगी। सेटिस्फाइंग की अगर हम बात करें तो जो सब्जेक्ट मैटर है वो ऐसा होना चाहिए कि जो लर्नर को सेटिस्फाई कर सके। उसके बाद सिग्निफिकेंट, अर्थात महत्वपूर्ण भी होना चाहिए शिक्षार्थी के लिए। अगर लर्नर कहते हैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा और उसके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है सब्जेक्ट मैटर, तो वो किसी भी काम का नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो फिट्स इनटू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सभी उद्देश्यों में फिट बैठे। ये भी एक कहते हैं इम्पोर्टेंस चाहिए सब्जेक्ट मैटर के लिए। इसके बाद वैलिड एंड करेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए? वैलिड भी होना चाहिए, वैध भी होना चाहिए,
मान्य होना चाहिए और करेक्ट भी होना चाहिए, अर्थात सही भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सही ना हो। अगर सब्जेक्ट मैटर में ये दोनों चीज़ें नहीं पाई जाएंगी तो जो लर्नर है उस लर्नर का जो बिलीव है वो आप पर नहीं रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा। लिहाजा क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो वैलिड हो, करेक्ट हो, ताकि जो लर्नर है वो आपके ऊपर बिलीव कर सके और आपकी बात को विश्वास मान करके, आपकी बात पर विश्वास मान करके वो उस काम को कर सके। अब बात कर लेते हैं फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ के बारे में। तो फिज़िकल फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो टू बी एडिक्वेट, पर्याप्त होनी चाहिए। कौन कौन सी, जैसे वाटर हो गया, आपका लाइट हो गया, आपका वॉशरूम्स हो गए, आपके सिटिंग के लिए, बैठने के लिए व्यवस्थाएं हो गई। तो ये सारी क्या है, अरेंज होनी चाहिए। सारी फिजिकल फैसिलिटीज़ यानी भौतिक सुविधाएं हैं वो सारी होनी चाहिए। अगर वो नहीं होंगी तो वो लर्नर को क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करने का काम करेंगे। इसके बाद में क्या है कि फ्री फ्रॉम आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन, यानी ऐसा प्लेस हो जहाँ पर आउटसाइड के जो भी डिस्ट्रैक्शन हैं वो डिस्ट्रैक्शन से फ्री होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। लर्नर को क्या कर सकते हैं, भटका सकते हैं, उनके ध्यान को भंग कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से वो मुक्त होना चाहिए। तो ऐसे प्लेस का चुनाव करें जहाँ पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टीचिंग मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स की। तो टीचिंग मटेरियल एंड इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो मीट द नीड्स इफ़ेक्टिवली, यानी ज़रूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करें। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसके अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट, आपके टीचिंग मटेरियल्स होने चाहिए। ठीक है, लर्नर है, लर्नर के अकॉर्डिंग आपका टीचिंग मटेरियल होनी चाहिए। अगर लर्नर के अकॉर्डिंग टीचिंग मटेरियल नहीं होगा तो भी काम नहीं चलेगा। मान लीजिए वो अनएजुकेटेड है तो उसके अकॉर्डिंग अलग टीचिंग मटेरियल और इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। अगर वो कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए अलग चाहिए। तो ऐसा कहते हैं मटेरियल और इक्विपमेंट होना चाहिए जो कि आवश्यकताओं की, जो कि उनकी ज़रूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो रीडली अवेलेबल, यानी आसानी से उपलब्ध हो। ऐसा टीचिंग मटेरियल होना चाहिए जो कि अवेलेबल हो, वो भी आसानी से। ठीक है, रीडली अवेलेबल हो, आसानी से उपलब्ध हो जाए। ऐसा नहीं कि उसके लिए हमें अलग से कहीं भी भागना पड़े। नेक्स्ट, ईजी टू हैंडल, यानी कि मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसे हम हैंडल कर सकें आसानी से, कोई भी व्यक्ति आसानी से हैंडल कर सके। अगर वो हैंडल करने में आसान होगा तो आप अच्छे तरीके से कहते हैं किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर पाएंगे। क्लियर। इसके बाद में हम बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी इन यूजिंग, यानी उपयोग करने में लचीलापन होना चाहिए। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि टीचिंग मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स के अंदर होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग के बारे में, अर्थात अधिगम के सिद्धांत क्या क्या हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इनके बारे में बात करें तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। कहीं पे 9 दिए हुए हैं, कहीं पे 11 दिए हुए हैं, कहीं पे 7 भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। आपको यहाँ पे हम 11 प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, जो कि आपके जेपी लिगन्स के अकॉर्डिंग आप इसको कह सकते हैं कि जेपी लिगन्स के अकॉर्डिंग ये अप्रूव्ड मान सकते हैं आप इनको। तो बात करते हैं प्रिंसिपल्स के सिद्धांत कौन कौन से हैं अधिगम के। तो नंबर 1 इज प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, अर्थात जुड़ाव का सिद्धांत। इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप जो भी कहते हैं लर्निंग जो है हो रही है तो वो कैसी होनी चाहिए, एसोसिएशन वाली होनी चाहिए। यानी आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेज हैं, पास्ट में आपने जो कहते हैं क्रियाएं करी हुई हैं, एक्शन किए हुए हैं, उन सारी चीज़ों से जुड़ाव होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए। अगर एसोसिएशन नहीं होगा, जुड़ाव नहीं होगा तो वो कोई भी नई चीज़ को सीख नहीं सकता। तो प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। जब आप टीचिंग कर रहे हैं और लर्नर्स की जो पास्ट एक्सपीरियंसेज हैं, उसकी जो कहते हैं पहले जो फीडबैक उसको प्राप्त हुए हैं, उनसे उसका एसोसिएशन होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। तो लर्निंग क्या होगी, अच्छी होगी। सेकंड क्या है, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी उद्देश्यों की स्पष्टता का सिद्धांत। अगर आपके उद्देश्य क्लियर होंगे, आपका जो लर्नर है उसका, आपका जो इंस्ट्रक्टर है उसका, दोनों को ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। इंस्ट्रक्टर को भी ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए कि मुझे क्या पढ़ाना है, लर्नर को भी ये
ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, उद्देश्य कि वो क्या पढ़ रहा है या कौन सी चीज़ को प्राप्त कर रहा है, उससे उसको क्या बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अवश्य होना चाहिए, इससे क्या है लर्निंग की प्रोसेस अच्छी होगी। तो ये एक प्रिंसिपल है। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ एक्टिविटी अर्थात स्वगतिविधि का सिद्धांत। स्वगतिविधि का सिद्धांत मतलब क्या है कि जो आपका फार्मर है या आपका जो लर्नर है वो खुद भी उसमें सेल्फ एक्टिविटी कर सके। अगर वो कर रहा है तो इससे क्या होगा, उसका एसोसिएशन और अच्छा होगा, उसका जुड़ाव और अच्छा होगा और उसे वो अच्छे तरीके से सीख सकता है उस चीज़ को। तो सक्रिय प्रक्रिया होगी, भाई ये क्रिएटिव है और सक्रिय है, तो फिर इससे क्या होगा कि वो अच्छे तरीके से सीख सकता है। नंबर 4 अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस अर्थात तैयारी का सिद्धांत। ये बहुत ही एग्जाम्स के अंदर मोस्टली इस प्रिंसिपल के बारे में पूछा जाता है। तो रेडीनेस का सिद्धांत क्या है कि ये जो लर्नर्स हैं वो लर्नर को तैयार होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। अगर लर्नर रेडी नहीं है लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, अधिगम के लिए अगर वो रेडी नहीं है तो वो लर्निंग नहीं कर सकता है, यानी कि किसी भी चीज़ को वो लर्न नहीं कर सकता है। तो इसे हम कहेंगे रेडीनेस, यानी कि लर्नर को सीखने के लिए तैयार होना चाहिए और जब वो सीखने के लिए तैयार होगा, रेडी होगा, तो वो अच्छे तरीके से सीख सकता है, प्रभावी तरीके से सीख सकता है। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफ़र अर्थात स्थानांतरण का सिद्धांत। ठीक है। अनदर सिचुएशन में अगर आप कोई टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफ़र कहलाएगा। अब हम बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट की। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसएसोसिएशन अर्थात पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण के सिद्धांत का तात्पर्य ये है, आप मान लीजिए किसी प्रक्रिया को, किसी काम को आप पहले ओल्ड तरीके से करते थे या गलत तरीके से करते थे, हम ये कह देते हैं कि रॉन्ग तरीके से आप कर रहे थे। ठीक है। अब आपको बता दिया गया कि ये गलत तरीका है, आप सही तरीके से करिए। तो आपको क्या करना होगा कि जो गलत तरीके से आप कर रहे थे उससे आपको अलग होना होगा, डिसएसोसिएट होना होगा और इसको आपको भूलना होगा। ठीक है। तो नई चीज़ आप आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज 7 नंबर प्रिंसिपल ऑफ एटीट्यूड अर्थात दृष्टिकोण का सिद्धांत। दृष्टिकोण का सिद्धांत क्या है कि जब तक आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो रवैया है, आपका जो नज़रिया है वो चेंज नहीं होता है, पॉजिटिव नहीं होता है, तब तक आप लर्निंग नहीं कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड लर्नर का भी होना चाहिए और इंस्ट्रक्टर का भी होना चाहिए, ताकि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इंस्ट्रक्टर टीचिंग कर सकें और जो लर्नर है वो लर्निंग कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस अर्थात अभ्यास का सिद्धांत। भाई प्रैक्टिस के सिद्धांत के बारे में तो आप जानती होंगी कि अभ्यास, अगर आप जिस चीज़ का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से करना सीख जाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास जो है व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है। तो विदाउट प्रैक्टिस कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता। बात करते हैं नंबर 9 जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन अर्थात प्रेरणा का सिद्धांत। तो विदाउट मोटिवेशन कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता है। आपने मोटिवेशन पढ़ा होगा, आपने ड्राइव के बारे में भी पढ़ा होगा। तो ड्राइव का मतलब क्या है कि जब तक किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, नीड नहीं होती है, तब तक वो क्या है कोई भी कार्य नहीं करता। तो बिना मोटिवेशन के व्यक्ति नहीं सीख सकता है। तो इंस्ट्रक्टर को चाहिए कि वो लर्नर्स को मोटिवेट कर सकें और इंस्ट्रक्टर को खुद भी मोटिवेटेड होना होगा टीचिंग के लिए। तो इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। बात करते हैं 10 नंबर प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग अर्थात समय का सिद्धांत। समय का सिद्धांत क्या है कि जब आप किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में या कोई भी इंफॉर्मेशन जो नॉलेज है आप उसको अगर आप देने जा रहे हैं तो वो सही टाइम पर, सही समय पर अगर आप देंगे तो उसका असर ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। तो सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन, सही नॉलेज देना, सही कहते हैं उसको गाइडेंस देना, तो क्या कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग, समय का सिद्धांत है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रबी सीजन की तैयारी कर रहा है तो उसे रबी सीजन के बारे में ही इन्फॉर्मेशन दें, और अगर किसी पर्टिकुलर क्रॉप की वो तैयारी कर रहा है तो पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो व्यक्ति आपके साथ पार्टिसिपेट भी करेगा और कोऑपरेट भी करेगा। लेकिन अगर आप रबी सीजन में
खरीफ सीजन की क्रॉप्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो राइट टाइम नहीं होगा, सही समय नहीं होगा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं 11 नंबर पॉइंट के लिए। तो 11 नंबर हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फाइंगनेस। एट लास्ट हमें क्या चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए। लर्नर को क्या चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए। अगर उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो लर्निंग की प्रोसेस है वो अच्छी है। अगर लर्नर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो वो लर्निंग की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो जो संतोष जरूर होना चाहिए, वो क्या करता है, अधिगम को पूर्ण कर देता है, यानी लर्निंग की प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है। विदाउट सेटिस्फैक्शन लर्नर जो लर्निंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ये 11 आपके कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग है, इनको आपको याद रखना है। ये आपके एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनके बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। बाकी अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो आपको इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन कर लें ताकि आपको PDF मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।